नमस्कार दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं और स्वागत है करेंट अफेयर में। आज हम लोग का जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है ये भी हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास क्या करेंगे, थोड़ा ब्रेक, मतलब जैसे अभी 2 दिन का 3 दिन का भी ब्रेक लेंगे क्योंकि मास्टर क्लास में मेरी क्लासेस पेंडिंग है इंडियन ज्योग्राफी की, तो थोड़ा मुझे इंडियन ज्योग्राफी की क्लास पे काम करना होगा। और इसके अलावा मुझे अभी आपका 8 जून को होने वाला है ओपन टेस्ट, और भाई मैं तैयार कर रहा हूं आपका ओपन टेस्ट। उम्मीद करेंगे आप 8 जून के ओपन टेस्ट के लिए पूर्णतया तैयार होंगे, क्योंकि हम तो आपको परेशान करने के लिए टेस्ट बढ़िया ढंग से बना रहे हैं। उम्मीद करेंगे आप, मैं कितनी भी परेशान करने की कोशिश करूं, आप सक्षम होंगे उस परेशानी को टालने में। ठीक है, मतलब अच्छा स्कोर करने में। एग्जाम सर पे है तो जम के पढ़ो और जम के टेस्ट दो। एक बात बताऊं, टेस्ट जरूर दो और टेस्ट जरूर देना है, प्रॉपर 3 घंटे बैठ के देना है। और जो भी आपके दोस्त या आप खुद अगर गोरखपुर या समकक्ष किसी जिले में हो, तो आप गोरखपुर के रफी अहमद किदवई, जो कि मोहद्दीपुर में स्थित एक स्कूल है चौराहे पे, आप वहां आके ऑफलाइन पेपर भी दे सकते हो। वहां पे हम मौजूद रहेंगे, मतलब निशान सर वहां पे मौजूद रहेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, ऑफलाइन टेस्ट देने के लिए 9 बजे से 12 बजे का टाइम है, तो ध्यान देना, कोशिश करके 15 मिनट पहले ही आ जाना। ठीक है, और उसके लिए भी आप स्क्रीन पे नंबर घूम रहा होगा, इस पे बता जरूर देना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाए और पेपर की संख्या कम हो जाए, फिर ऐसा नहीं कि पेपर नहीं हो पाएगा, फिर डिले हो जाएगा पेपर। ऐसा ना हो, इसमें आप एक छोटा सा योगदान कर दो। आप जिस स्क्रीन पे नंबर जा रहा है उस पर मैसेज करके बोल दो, सर हमें ऑफलाइन पेपर देना है गोरखपुर में, हमारे पास पेपर प्रिंट करते समय एक नंबर रहेगा कि हमको इतना पेपर प्रिंट करना है। अब हम लोग अपने बात पे आते हैं। सब लोग ध्यान दो, जो भी आपके जान पहचान में हो जो पेपर आरओ का दे रहा हो, उनसे जरूर बोलो कि आरओ का पेपर आप वो जरूर दें। ठीक है, अब देखिए हम लोग सब्स्टिट्यूट नंबर पेज से स्टार्ट करेंगे। तो अभी क्या है कि रहने के लिए विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ शहरों का क्या किया गया, टाइम आउट सूची जारी किया गया। भाई टूरिज्म बढ़ रहा है, पर्यटन बढ़ रहा है, तो एक देश से लोग दूसरे देश जा रहे हैं। ठीक है, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं। अब मान लो भाई कोई किसी देश में गया, उसको लगे भाई हमको कौन सा शहर घूमना है, तो कुछ नहीं करेगा कि भाई टाइम आउट जो लिस्ट है, इस लिस्ट को स्टडी करेगा। इस लिस्ट में क्या रखा गया है, एक ब्रिटिश कंपनी, टाइम आउट क्या है, तो टाइम आउट एक ब्रिटिश कंपनी है। इस टाइम आउट ने क्या किया है, 50 सिटीज का एक इंडेक्स जारी किया है। अब इसमें टॉप सिटीज में क्या है, ध्यान रहा, टॉप में आपकी सबसे रहने योग्य सबसे अच्छी सिटी कौन सी है, केप टाउन। तो भाई अब दक्षिण अफ्रीका कोई जाओगे, केप टाउन जरूर घूमेगा। बैंकॉक थाईलैंड में अभी बिम्स्टिक की मीटिंग हुई है, बैंकॉक किस रिवर के किनारे बता चुका हूं, बताओ। न्यूयॉर्क अमेरिका, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, लंदन यूके, न्यू ऑर्लियंस अमेरिका, मैक्सिको सिटी मैक्सिको, पोर्टो पुर्तगाल, संघाई चीन, और आपका कोपेनहेगन डेनमार्क। अब लोग ये सर क्या पढ़े हो, देखो कभी कभी क्या करता है, एक तरफ सिटी एक तरफ कंट्री दे सकता है मैच कराने के लिए, तो आप इसके लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, हम कहीं से कोई गलती नहीं करेंगे, हमकी इनकी कैपिटल भी हमको पता नहीं चाहिए। ठीक है, ये भी चीज जानो, इनमें से कोई अगर लैंडलॉक कंट्री हो, ठीक है, तो भी हमको बताना चाहिए। ये बेसिक्स है जो यूपी आरओ यूपी पीसीएस में टारगेट होता है। अब आओ, वैसे क्या है, हमको टॉप 3 तो मिनिमम पता रहना चाहिए, यानी केप टाउन, फिर बैंकॉक, फिर न्यूयॉर्क। ठीक है, KBN, केप टाउन बैंकॉक न्यूयॉर्क, केप टाउन बैंकॉक न्यूयॉर्क। ठीक है, इसके बाद से मन करे तो आपको मेलबर्न और लंदन भी याद कर लीजिए। भाई टॉप 10 में तो कोई भारतीय शहर दिख नहीं रहा है, तो इससे एक कंक्लूजन क्या निकला कि भाई टॉप 10 में कोई भारतीय नहीं शामिल है। अब बात टॉप 10 की नहीं है, अब भाई ये टोटल 50 कुल 50 शहरों की लिस्ट है, तो 50 में कोई भारतीय शामिल है कि नहीं, हमको इसको जांचना होगा। तो जब हम 50 में कोई भारतीय शहर है कि नहीं इसको जांचते हैं, तो आपको देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, 2025 में रहने के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ 50 शहरों में इसमें मुंबई इस बार के लिस्ट में शामिल है। और मुंबई को क्या रैंक दिया गया है, मुंबई को 49th रैंक दिया गया। जस्ट मतलब किसी तरीके से मुंबई पायदान पे खड़ी है, वरना भैया क्या होता आपको भी पता है, मुंबई इस लिस्ट से बाहर हो सकती थी, जैसे अभी बाहर हो गई है। ठीक है, तो एक ओनली वन, तो इंडिया का इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा कि भाई टॉप 50 शहरों में इंडिया की, भारत का केवल एक शहर शामिल है। इंडिया का क्या है, वन कंट्री वन सिटी, केवल वन सिटी शामिल है, केवल एक ही शहर शामिल है, और जो एक शहर है उसका नाम क्या है, मुंबई। और इस मुंबई को रैंक कितनी है, तो 49th रैंक है, 49वीं रैंक है मुंबई की। ठीक है, ये चीज समझना। अब देखो यहाँ पे कह रहा है भाई केप टाउन को, हम कह रहा है कि हमने केप टाउन को फर्स्ट पे क्यों रखा है, उसके पीछे का यहाँ पे टाइम आउट ने रीजन दिया है
कह रहा है कि जब केपटाउन का सर्वे किया गया तो 95% लोगों ने क्या बोला कि यहाँ पे खाने पीने के माहौल को बहुत बढ़िया होना, यानी फूड की क्वालिटी को बहुत बढ़िया बताया, ठीक है, कोई किसी देश से या कहीं से है तो वो सरवाइव कर सकता है। जबकि 97% लोगों ने दावा किया कि शहर में उन्हें खुश रखता है, मतलब ऐसी कोई यहाँ पे एक्टिविटी नहीं दिखती है जिसको देख के उनको अखुश हो जाए, यानी निराशा हाथ में आ जाए, ठीक है, तो शहर उन्हें क्या रखता है, खुश रखता है। ये चीज समझ में आना। तो भाई अब इतने % लोग खुश हैं और फूड की अच्छी व्यवस्था है, रहने की अच्छी व्यवस्था है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसको तो टॉप पे जाना ही जाना था। अच्छा चाहिए यहां पे कुछ अन्य प्रमुख शहर आपके दिमाग में जाएगा कि भाई किनको कौन सी रैंक मिली है। हांगकांग को 14वीं रैंक मिली है, पेरिस को 19वीं मिली है, बर्लिन को 23वीं मिली है, दुबई को 24वीं, सिंगापुर 25वीं, बीजिंग 27वीं, टोक्यो 31वीं। आप बोलोगे सर इसको याद करना, मैं बोलूंगा नहीं, आप केवल इसकी रीडिंग करो। क्या करो, केवल और केवल रीडिंग करो, ठीक, केवल और केवल रीडिंग करो। नेक्स्ट है जैव विविधता वित्त को बढ़ावा देने के लिए CBD COP16 का मीटिंग हुआ और उसमें कैली फंड को लॉन्च किया गया। क्या किया गया, कैली फंड लॉन्च किया गया। अब हम लोग समझेंगे। सबसे पहली बात हमारी क्या हो सकती है कि जैव विविधता पे जो CBD, ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जो मतलब जो सम्मेलन हुआ वो कहां पे हुआ, तो एक तो भाई ये कंक्लूजन आंसर मिल जाएगा, रोम इटली में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। जैव विविधता पे जो सम्मेलन है उसका आयोजन कहां हुआ, उसका आयोजन रोम इटली में हुआ। एक सिंपल सा आंसर हमारा ये मिल गया, ठीक है। ये 16वीं मीटिंग थी, कॉन्फ्रेंस था। यहीं पे क्या हुआ, कैली फंड जारी किया गया। अब कैली फंड्स का मतलब क्या है, तो देखो कह रहा है यह एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय फंड है, ये एक ऐसा इंटरनेशनल कोर्स है, फंड है उन निजी कंपनियों से। ये किस लिए लिया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी से लिया जाएगा। अच्छा, कह रहा है कि उन निजी कंपनियों से वित्तीय योगदान प्राप्त करेगा जो आनुवांशिक डाटा यानी जेनेटिक डाटा का उपयोग करती है, अपनी इंडस्ट्री में जेनेटिक डाटा का यूज करती हो। तो यानी क्या है, जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी की ये 16वीं मीटिंग में डिसाइड किया गया कि जो कैली फंड दिया जाएगा, पहली बात तो किससे लिया जाएगा, ये कंक्लूजन निकलता है कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनी से, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी से लिया जाएगा, ठीक है। और इस प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में भी केवल उनसे लिया जाएगा जो क्या करती हैं, जो अपनी इंडस्ट्री में जेनेटिक डाटा का यूज करती हैं, जेनेटिक डाटा का यूज करती हैं, उनसे लिया जाएगा, उनसे लेके ये फंड तैयार किया जाएगा। और इस फंड का यूज क्या किया जाएगा, खा पी लिया जाएगा, तो नहीं, इस फंड का यूज किस लिए किया जाएगा, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण में इसको इन्वेस्टमेंट या खर्च होगा। देखो यहाँ पे लिखा भी कैली फंड का क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कह रहा है कैली फंड एक वैश्विक वित्तीय तंत्र है, ठीक है। इस धन का यूज क्या होगा, ठीक है, तो लिखा है कि स्वदेशी समुदाय जो है, ठीक है, उनकी सुरक्षा के लिए, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा के लिए, यानी कहने वाला है बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इस पे खर्च किया जाएगा। अब बात आती है कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में रहेगा, कैली फंड का एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में रहेगा। तो कैली फंड के एडमिनिस्ट्रेशन यानी इसके प्रशासन की जो प्रशासनिक जो देख रेख होगी वो कौन करेगा, तो उसके बारे में जानकारी आपकी यहाँ पे लास्ट पैरे में लिखी गई है। कह रहा है कि कैली फंड का प्रबंधन, इसका मैनेजमेंट UNDP और UNEP यानी UNEP द्वारा किया जाएगा। तो इसका जो प्रबंधन है वो कौन करेगा, इसका प्रबंधन UNDP और UNEP के द्वारा किया जाएगा। इसका प्रबंधन, ठीक है, UNDP और UNEP इनके द्वारा इसका प्रबंधन किया जाएगा। तो पहली बात तो ये होगी इसका प्रबंधन किसके द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अब चलिए भैया, चीन के कृत्रिम सूर्य ने परमाणु संलयन में बनाया, ठीक है, क्या, कीर्तिमान। तो पहले बात, क्या कीर्तिमान का मतलब होता है, इसने एक रिकॉर्ड दर्ज किया है। अब इस कृत्रिम सूर्य ने क्या रिकॉर्ड दर्ज किया है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो देखो पहले तो हम लोग सूर्य के, कृत्रिम सूर्य का जो नाम है उसका नाम है ईस्ट। क्या नाम है, ईस्ट। सूरज भाई पूरब से निकलता है, इसे समझ जाओ कि ईस्ट नाम है। ईस्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ईस्ट का फुल फॉर्म लिखा है। ई से आपका हो गया एक्सपेरिमेंटल, ए से एडवांस्ड, एस से सुपर कंडक्टिंग, ठीक है, टोकामक, ठीक है, सुपर कंडक्टिंग टोकामक। तो एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक इसका क्या है, फुल फॉर्म है। तो ईस्ट का फुल फॉर्म भी कल को आपको पेपर में पूछ दे तो हम लोग ऐसे दिमाग रखेंगे। और अभी इसने क्या एक रिकॉर्ड काम किया है, तो इसने रिकॉर्ड ये काम किया है कि 1066 सेकेंड, लगभग ये आपका टाइम होता है 17 मिनट के करीब में, 1066 सेकेंड तक प्लाज्मा को 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखने का इसने कीर्तिमान हासिल किया। कितने टाइम ड्यूरेशन तक, तो 1066 सेकंड तक। पहला क्या फैक्ट रहेगा,
1066 सेकंड तक कितनी डिग्री सेल्सियस तापमान, 100 मिलियन डिग्री तापमान को, 100 डिग्री मिलियन सेल्सियस तापमान को बनाए रखने की। अब पेपर में आपसे आ सकता है कि सर ठीक है, जो ईस्ट नामक कृत्रिम सूर्य है चाइना का, उसने 1066 सेकेंड तक यह रिकॉर्ड 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर का बनाए रखा। इसके पहले यह रिकॉर्ड कितने मिनट का था, तो ये ऑलरेडी केवल ओनली 400, ध्यान ये पहले यह रिकॉर्ड आपका कितना था, ओनली 403 सेकेंड का यह रिकॉर्ड था, 403 सेकेंड का, और अभी कितना हो गया है 4066 सेकेंड का। आपको बस इतना याद करना ईस्ट के बारे में, और आपको ईस्ट के बारे में कुछ नहीं याद करना है। नेक्स्ट आओ, देखो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स चूंकि 24 में जो जारी हुआ था, उससे बहुत मायने में इसने डिफरेंस क्रिएट किया है, तो हमको वो अंतर भी पेपर में आ सकता है, वो डिफरेंस भी पेपर में आ सकता है। ठीक है, अब देखो हेनले पासपोर्ट क्या है, बेसिकली हेनले एंड पासपोर्ट क्या ब्रिटेन में स्थित है। हम लोग कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड की जितनी बड़ी इकोनॉमी है या देश है, उनकी स्टडी करता है कि कितनी वीजा रहित पहुंच कितने देशों में सुनिश्चित है। ठीक है, ध्यान देना। अब देखो, तो कहा जाता है कि सबसे स्ट्रांग जो पासपोर्ट है वो किसका है, वो सिंगापुर का है। किसका है, वो सिंगापुर का है। सबसे जो स्ट्रांग पासपोर्ट है वो आपकी किसका है, वो आपके सिंगापुर का है। ठीक है, सबसे स्ट्रांग। ये अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप 195 कंट्री तक वीजा रहित क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, यानी वीजा रहित आप गंतव्य कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट कहती क्या है, ये रिपोर्ट कहती है भाई कि आप 195 कंट्रीज में मस्त घूमो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। कौन कह रहा है, ये कह रही है आपकी 2025 की हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट। उसके बाद से जापान की बारी है, फिर फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, फलना ढिमका की बारी है। अब ध्यान दो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि 2024 में रैंक 1 पे केवल अकेले सिंगापुर नहीं था, सिंगापुर के साथ बहुत सारी कंट्रीज थी। जैसे यहां पे इसके बारे में लिखा गया होगा, यहां देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर रैंक 1 पे है, सिंगापुर का है। इस पासपोर्ट यानी ये सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है। ठीक है, कह रहा है पिछले वर्ष सिंगापुर सहित कुल 6 कंट्रीज टॉप पे थी, 6 कंट्रीज टॉप पे थी। तो पिछले साल टोटल 2024 में टॉप पे कितनी कंट्री थी, इंक्लूडिंग सिंगापुर 6 कंट्री, कुल 6 देश टॉप पे थी। और इस बार क्या है, ओनली सिंगापुर। और वही 2025 जब आ जाता है तो केवल क्या है, ओनली सिंगापुर, केवल सिंगापुर टॉप पे। ओके, केवल सिंगापुर टॉप पे। ये इतनी बात समझ में आ गई, केवल सिंगापुर टॉप पे। तो डिफरेंसेस क्या है, 24 में 6 कंट्री और अभी 25 में केवल सिंगापुर। सेकंड रैंक पे कौन है, जापान। फिर थर्ड पे आ गए तो 6 कंट्री है। थर्ड रैंक पे फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, दक्षिण कोरिया, स्पेन। तो पिछली बार में रैंक 1 पे 6 कंट्री थी, इस बार रैंक 3 पे 6 कंट्रीज है। अब बताइए सर भारत की बात बताओ, बाकी की छोड़ो, अब भारत की बात बताइए मुझे। अब हम भारत की आप बात करोगे तो देखो भारत के बारे में यहां लिखा है। भारत को इस बार जो स्कोर जो रैंक मिली है, भारत की रैंक है 85। भारत की रैंक क्या है, 20। भारत की स्थिति ध्यान रखना क्या है, ठीक है भाई, 2024 में, 2024 में और 2025 में अगर हम लोग भारत की तुलना करें तो 2024 में भारत की रैंक थी 80 है, और 2025 में भारत की रैंक कितनी है, 85 यानी 85 है। इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा कि भारत की रैंकिंग में 5 पायदान की गिरावट दर्ज की है। कितना, 5 पायदान की गिरावट दर्ज की है। 5 पॉइंट्स भारत ने अपनी डिक्लाइन किया है, अपनी गिरावट दर्ज की है। तो एक तो कंक्लूजन हमारा ये निकल गया जो कि हमको पता रहना चाहिए, और हमको पता अब चल गया, हमको पता अब चल गया। 2024 में जब हमारा रैंक 80 था तब हम लोग क्या कर सकते थे कि भाई हमारा पासपोर्ट लेने वाले लोग कुल 62 कंट्री में, कुल 62 कंट्री में मस्त घूम सकते थे। भाई कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, वीजा रहित गमन कर सकते। कितनी, 60 कोई कंट्री में। अब चूंकि थोड़ा हमारा 5 पायदान गिरावट हुआ है तो जाहिर सी बात है इसमें भी गिरावट हुआ होगा। तो 5 पायदान यहां गिरा है तो 62 कंट्री में 5 माइनस करो, 5 यहां से भी गिरा है तो 5 यहां से माइनस करो तो 57। तो अब हमारा क्या है, 57 कंट्री में आप क्या कर सकते हो, वीजा मुक्त व्यापार करो, गंतव्य कर सकते हो, घूम टहल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया, ये इंडिया के सेंस में हो गया INDI। ये भारत के सेंस में आपकी जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हो गई वो ये होगी। अच्छा, ये सारा काम हो गया। अब हमको पता रहना चाहिए कि भाई सबसे बुरी हाल किसकी है।
तो भाई सबसे बुरी हाल जो है, ठीक है, वो अफगानिस्तान की है। एक बार आप लोग, अफगानिस्तान एक लैंडलॉक देश है। अफगानिस्तान भारत के साथ बाउंड्री बनाता है। उस बाउंड्री लाइन का, अंतरराष्ट्रीय रेखा का नाम क्या है, आप ये मुझे बता सकते हो। आप मुझे क्या बता सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में इसको बताना ही बताना है, ठीक है। फिर सेकंड बताना है अफगानिस्तान किन किन कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। एक लैंडलॉक कंट्री है, ध्यान देना। अब हमारी बारी आती है अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान इसमें लास्ट रैंक पे है। कौन सा है, अफगानिस्तान को लास्ट रैंक मिला है। हमारी जानने की इच्छा होगी भाई हमारा बगलगीर जो है, पाकिस्तान जो है, ठीक है, ठीक है, ये इसका भी वीजा लेके कहीं जा सकते कि नहीं जा सकते, कि भाई कि सॉरी इसके पासपोर्ट पे भी कहीं जा सकते हैं या फिर केवल पाकिस्तान, ठीक है। तो पता क्या चला कि नहीं भाई, आपके पास अगर पाकिस्तान का भी है तो भी आप 33 कंट्री, यमन के इक्वली इसका रैंक है, 33 कंट्री घूम सकते हो। और इसकी रैंक है 103। रैंक कितनी है, रैंक है 103। पाकिस्तान की रैंक कितनी है, 103, ठीक है। अब सोचो पाकिस्तान और भारत में कौन चाहेगा पर्यटन बढ़े, भारत चाहेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसकी हालत समझो क्या है भाई, इसका पासपोर्ट कितना कमजोर है। और यही केवल इस्लामिक कंट्रीज 33 में से माइनस कर दो ना, तो मुझे लगता है इसके पास 2 कंट्री भी नहीं बचेगा। एक तो चाइना है, ठीक, चाइना हो जाएगा। दूसरी कंट्री पता नहीं कोई और होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अमेरिका तो नहीं होगी, मैं श्योर हूं, ठीक है, क्या पता, लेकिन नहीं होगी, ठीक है। अब समझो बात। तो यानी कहने का मतलब क्या है, पाकिस्तान की हाल है। और ये डाटा लिखा गया है आपकी नोट्स में भी लिखा गया है, यहां पे पाकिस्तान के बारे में लिखा गया है, ये डाटा आपका अफगानिस्तान के बारे में लिखा गया है, ठीक है। इस इंडेक्स को हमने देख लिया। सबसे बुरी हाल पे अफगानिस्तान है, फिर सीरिया है, फिर इराक है, ठीक है। ये सारी इस्लामिक कंट्रीज देखो, इस्लामिक कंट्रीज देखो, इनकी पासपोर्ट कितनी अच्छी है, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं कि सारे इस्लामिक कंट्री का यही हाल है, ठीक है, ऐसा नहीं है भाई। अब चलिए, अब हमारा काम क्या होना चाहिए, अब हमारा काम होना चाहिए कि हम अपने काम पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये भारत के पड़ोसी देशों का हाल देख जाओ। तो भारत के पड़ोसी देशों में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में चाइना की स्थिति भारत से अच्छी है। केवल किसकी, चाइना की स्थिति भारत से अच्छी है। ये कंक्लूजन क्या निकलेगा कि चाइना इज बेटर देन इंडिया। भाई चाइना की पासपोर्ट ज्यादा मजबूत है इंडिया से। चाइना के पासपोर्ट से 85 देश का सफर कर लोगे, हमारे पासपोर्ट से इसका उल्टा करके एक घटा दो, यानी 85 का उल्टा 58, 58 में से एक घटा दो 57, ठीक है, उल्टा करके एक घटा दो 57 देश की, ठीक है। ध्यान देना रैंक कितना है, तो रैंक के बीच में डिफरेंस है हमारा, एक लोग की 60वीं रैंक, एक लोग की 50वीं रैंक है, ठीक है। G20 का 19वां शिखर सम्मेलन हमको, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है G20 का 19वां शिखर सम्मेलन। पहली बात, G20 का 19वां शिखर सम्मेलन हुआ का, तो इस बार की जिम्मेदारी किसके हाथ में थी, इस बार की जिम्मेदारी है ब्राजील के हाथ में थी, ब्राजील के हाथ में थी। और रियो डी जेनेरा बताओ कि ब्राजील की क्या कैपिटल है, क्या कैपिटल है, क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, पूछ रहा हूं आपसे कि ब्राजील की कैपिटल क्या है। क्या ब्राजील की कैपिटल रियो डी जेनेरा है, ध्यान रखना रियो डी जेनेरा है। एक सेकंड, अच्छा आप सब एक चीज ध्यान देना, आपको एक नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जनरल हिंदी का नोट्स है आपका, ठीक है, ये देखो तो, ठीक, ये मास्टर क्लास के जनरल हिंदी की नोट्स है। इजिली आपको ये कुछ शॉप्स पे या कहीं मिल जाएगी, तो आप इसको ले लेना। शॉर्ट नोट्स है 71 पेज का, इजिली आपके हिसाब से, मतलब मुझे लगता है 30-40 रुपए में प्रिंट आउट 40 रुपए में मिल जाना चाहिए, 40 रुपए में, ठीक है। तो अच्छी है, ये क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत मजेदार आएगी, मतलब एग्जाम टाइम में इस नोट्स का काफी इंपॉर्टेंस है। मास्टर क्लास की नोट्स है, ठीक है। तो इसको आप लोग ले सकते हो, मतलब मेरे से नहीं, आप हम ग्रुप में भेज देंगे, कोशिश करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप वहां से डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना, ठीक है। तो आप टेस्ट उस दोगे तो क्विक रिवीजन करने में आपके काम आएगा। हालांकि आपको डेली पढ़ना होगा करेंट जो जनरल हिंदी है, इसको बीच में ब्रेक नहीं करना होगा, ठीक है। हमको क्या है, हम G20 का 19वां शिखर सम्मेलन पढ़ रहे थे, इसको देखते हैं हुआ कहां पे, ब्राजील में। देखो ब्राजील के बारे में 2 फैक्ट्स बड़ा फेमस है, आपको बता दूं 2 फैक्ट्स। ब्राजील में एक बहुत ही प्यारी कॉफी होती है, ठीक है, फजेंडा, उसका नाम क्या है, फजेंडा नामक क्या है, आपको ब्राजील में कॉफी देखने को मिलती है। तो ब्राजीलियाई कॉफी का नाम क्या हो गया, फजेंडा हो गया। ये बहुत ही यूनिक कॉफी है, ठीक है, फजेंडा। एक तो ब्राजील के बारे में आप लोग ये फैक्ट दिमाग में रखो। सेकंड फैक्ट आप लोग ब्राजील के बारे में ये ले सकते हो कि देखो भाई, शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपका है ब्राजील, ठीक है, ध्यान, शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपका कौन है, ब्राजील है। ये भी क्वेश्चन बन के आया हुआ है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है।
ऑफ शुगर केन, ठीक है ना, देखना ये फैक्ट्स से संबंधित हो गए, ये फैक्ट्स आपके हो गए ब्राजील से संबंधित, ब्राजील से संबंधित हो गए, ठीक है। अब देखो होता क्या भाई, अब हम लोग सीधा करेंट अफेयर पे अपने आए, सीधा वहां से देखते हैं, ठीक। अब देखो ब्राजील ने इसके पहले कभी अध्यक्षता की है, तो कह रहा है ये पहला ऐसा अवसर था जब इस समूह की अध्यक्षता किसने की, ब्राजील ने की, यानी ब्राजील इसके पहले अध्यक्षता नहीं पाया था, फर्स्ट टाइम ऐसा है कि ब्राजील ने इसकी अध्यक्षता पाई है, फर्स्ट टाइम। आप लोग भी ऐसे शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो इसी तरीके से बनाना है, फर्स्ट टाइम ऐसा था कि ब्राजील ने अध्यक्षता पाई है, 19वां शिखर सम्मेलन था। अब G20 कंट्री का नाम आपको होमवर्क है, G20 कंट्री का नाम आपको तैयार रहना चाहिए, होमवर्क है, इसमें लिखा है, हम लोग देख लेंगे, बट आपको याद रहना चाहिए। अब देखो ब्राजील के राष्ट्रपति का नाम पूछ सकता है लूला डी सिल्वा, आप याद करना बस, ठीक है। ब्राजील, ठीक है, राष्ट्रपति का नाम क्या है, लूला डी सिल्वा है। इन्होंने, जाहिर सी बात है ब्राजील लीड कर रहा है, तो जो भाषण होगा, स्टार्टिंग भाषण कौन देगा, ब्राजील देगा, ठीक है, इसकी अध्यक्षता में होगा। इस बार की शिखर सम्मेलन का मोटो क्या था, आपसे पेपर में मोटो अक्सर पूछता है, मोटो याद रखना, मोटो था एक न्याय संगत विश्व एवं टिकाऊ ग्रह का निर्माण, जानना, उसकी इंग्लिश भी लिखी गई है, एक न्याय संगत विश्व, ठीक है, और टिकाऊ ग्रह का निर्माण, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट, ठीक है, ये क्या थी, ये मोटो है, ये क्या है, ये आपका मोटो है, ये आपका मोटो है, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट, ये क्या है, ये मोटो है, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, पेपर में आपसे कराए कि इस बार की जो G20 था उसका ट्राइका कौन कौन से कंट्री थे, ट्राइका कौन कौन से कंट्री थे। देखो ट्राइका क्या होता है, ट्राइका भाई अभी जो इसकी अध्यक्षता वर्तमान में कर रहा है, यानी प्रेजेंट में जो इसकी अध्यक्षता कर रहा है, एक जो इसके पहले अध्यक्षता कर चुका है, यानी पास्ट में, तो पास्ट में इसकी अध्यक्षता किसने किया है, भारत ने किया है, तो इंडिया। और जो इसकी फ्यूचर में अध्यक्षता करेगा, जैसे फ्यूचर में किसको मिल गया, तो साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को नेक्स्ट किसको मिला है, साउथ अफ्रीका को मिला है। ये तीनों क्या होते हैं, इन्हीं को ट्राइका के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि 19वें G20 शिखर सम्मेलन जो कि ब्राजील में आयोजित हुआ, इसके ट्राइका कौन थे, तो इसमें इंडिया, प्रेजेंट में कौन है, ब्राजील और फिर साउथ अफ्रीका, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट आइए, ये चीज हमने समझ लिया। यहां पे जो इसके संबंधित देश है उन देश का नाम लिखा गया है, ठीक है, इसमें उन देश का नाम लिखा गया है, 17 देशों का यहां पे नाम लिखा गया। आप लोग 3 देश को उसका नाम लिखा गया सर, तो किसके राष्ट्रपति हैं, किसके प्रधानमंत्री, ये सब लिखा गया है। जो 3 देश का नाम लिखा है इसमें ब्राजील है, इंडिया की, इनके बारे में पहले ही चर्चा कर दिया है, और इसमें रूसी राष्ट्रपति ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है, और इनकी जगह पे इनके विदेश मंत्री गए थे, ठीक है। क्यों, अभी इसमें बात होनी थी, जाहिर सी बात है, रसिया तत्काल में क्या चल रहा है, तो रसिया यूक्रेन वार चूंकि ऑलरेडी रनिंग मूवमेंट में है, तो रसिया यूक्रेन वार क्या था, रसिया यूक्रेन वार, इसी वजह से क्या हुआ, ये पार्टिसिपेट नहीं किया, कौन, रूस ने पार्टिसिपेट इसमें नहीं किया था, ठीक है। ऐसे देखो बात क्या हुई, हमको तो जब भारत में इसका 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था, G20 का 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था भारत में, तो इसमें अफ्रीकन संघ को हमने क्या बनाया था, एक सदस्य के रूप में नामित किया था। 21वें सदस्य के रूप में अफ्रीकन संघ का प्रतिनिधित्व तो हमने 21वें सदस्य के रूप में उनको शामिल किया था, ठीक है। ठीक है, इन्होंने भी मतलब इसमें पार्टिसिपेट किया, अफ्रीकन संघ ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसमें जो EU भी क्या है, EU भी एक मेंबर है, EU भी क्या आपका एक मेंबर है। तो यहां पे EU यानी यूरोपियन यूनियन का ग्रेट ब्रिटेन इस वक्त हिस्सा नहीं है, ध्यान देना। और अफ्रीकन संघ भी इसका क्या है, इसका मेंबर है, ये दिमाग में रखना, ठीक है, जो 18वें शिखर सम्मेलन से में इसको शामिल किया गया था, ठीक है, देखना। तो यानी आपका G20 जो है वो G21 बन चुका है, G20 आपका G21 बन चुका है। अफ्रीकन संघ का अध्यक्ष कौन है, तो अफ्रीकन संघ के अध्यक्ष जो हैं वो मॉरिटानिया के राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है मोहम्मद ओलद गजौनी, ठीक है, मोहम्मद ओलद गजौनी, ठीक है, मोहम्मद ओलद गजौनी। तो ये अफ्रीकन संघ के क्या है, अध्यक्ष है और मॉरिटानिया के राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आइए देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट बात यहां पे लिखी गई है, ये लिखा गया है, ठीक है। उद्घाटन समारोह जब हुआ
तो जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं लीला डी सिल्वा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भूख एवं गरीबी के विरुद्ध एक वैश्विक गठबंधन बनाने की आवश्यकता है, और इस पहल की उन्होंने स्वीकार की, मतलब इस पहल को चलाया। ठीक है, क्या भूख एवं गरीबी विरुद्ध वैश्विक संगठन गठबंधन की अपनी पहल की आधिकारिक शुरुआत की। किसने? ब्राजील ने। कब किया गया इस पहल की शुरुआत? तो 20वें G20 शिखर सम्मेलन, 19वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भूख एवं गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। अब समझो, हंगर एंड पॉवर्टी की जो सबसे बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री कर रहे हैं। तो मोदी जी ने जब इस मीटिंग को लीड किया, जब स्पीच दिया, तो इन्होंने कहा भी, यहां पे देखो मोदी जी ने इस सम्मेलन में क्या बोला कि ग्लोबल साउथ की खाद्य सुरक्षा एवं निर्धनता जनित समस्याओं पर इन्होंने फोकस किया और बोला कि ग्लोबल साउथ की चुनौतियां एवं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। अब यूपीपीसीएस मेंस वाले तैयार हो, ग्लोबल साउथ की क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्राथमिकताएं हैं, ग्लोबल साउथ क्या है, ठीक है, इसका कंक्लूजन क्या निकल सकता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, आप रेडी रहना। ठीक है, अब देखो इन्होंने कहा कि भाई कि जब प्रतिवर्ष दुनिया 400 मिलियन टन भोजन प्रोड्यूस कर रही है, ऐसे में अगर विश्व में हंगरी की दिक्कत हो, ऐसे में अगर विश्व में पॉवर्टी की दिक्कत हो, तो ये अच्छी बात नहीं है, हमको इसके लिए ग्लोबल अलायंस बनाना चाहिए। तो इसके लिए ग्लोबल अलायंस भी बन गया। ठीक है, अच्छा, उन्होंने एक बात और बोली कि भाई हमको यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन परिषद की भी गठन करने का प्रस्ताव रखा, कि भाई इस गठन किया नहीं गया, प्रस्ताव रखा। ठीक है, इसके गठन का प्रस्ताव रखा, जलवायु परिवर्तन परिषद के भी गठन का प्रस्ताव रखा। तो ये दो बातें समझना, एक तो एक ग्लोबल अलायंस बना अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, और दूसरा क्लाइमेट चेंज काउंसिल यानी जलवायु परिवर्तन परिषद की गठन की बात बोली गई। ठीक है, ठीक है, अब इसके अलावा अब यहां पे देखो एक बात बोला गया, यहां पे एक बात बोला गया है, क्योंकि इसमें जब कई मुद्दों पे बातचीत किया गया, तो सराउंडिंग जो वार्स चल रहे हैं, जैसे इजराइल फिलिस्तीन वार कर रहा है, तो टू स्टेट थियरी पे फोकस करना चाहिए, हमें टू स्टेट थियरी पे सपोर्ट करना चाहिए, फिलिस्तीन को एज ए स्टेट एक्सेप्ट करना चाहिए, इस पे सहमति बनी। रसिया यूक्रेन वार को लेकर बातचीत हुई। ठीक है, जो टैक्स वार चल रहा है उस पर बातचीत हुई। इसके अलावा क्या हुआ, एक बातचीत चली कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग को लेके, कि वैश्विक तापमान में वृद्धि का मुकाबला करने के लिए जलवायु वित्त को सभी स्रोतों से अरबों से खरबों तक पहुंचाना चाहिए हमको। यानी बेसिकली जो हमारा जलवायु वित्त, जो हमारा क्लाइमेट फंड है, उसमें वृद्धि करनी होगी, क्लाइमेट फंड को इंक्रीज करना होगा 10 टाइम। इस पे एक तो फोकस किया गया। बोला गया कि अरबपतियों पर ग्लोबल टैक्स लगाया जाना चाहिए। जो अरबपति हैं इन पे क्या करना चाहिए, इन पे ग्लोबल टैक्स भी लगाया जाना चाहिए, ये इस बात का सुझाव दिया गया। तो अरबपतियों पे ग्लोबल टैक्स लगाया जाना चाहिए, ये भी इसी में बोला गया। और अगली अध्यक्षता किसके हाथ में चली गई है, तो अगली अध्यक्षता अब यहीं से जैसे यहाँ पे समाप्त हुआ, वैसे ही नेक्स्ट जो अब प्रेसिडेंट बन गया वो कौन गया, साउथ अफ्रीका बन गया। अगली अध्यक्षता किसके हाथ में चली गई, साउथ अफ्रीका की। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की नाइजीरिया और गुयाना की यात्रा। ठीक है, अब देखो नाइजीरिया हमको क्यों देखना है, नाइजीरिया आप एक बार गूगल पे जाओगे, सर्च करना लोकेशन, तो आपको लोकेशन बताइए, यहीं पे नाइजर रिवर बहती है। नाइजर रिवर कहाँ से बहती है, किन किन जगहों से फ्लो करती है, सब समझना हमको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नाइजीरिया में आपको आपका काम दूंगा कि नाइजीरिया के बारे में आपको क्या करना है, गूगल करना है, और थोड़ा सा नाइजर रिवर है उसके बारे में आपको तैयार करना होगा, नाइजर रिवर के बारे में तैयार करना होगा। ये क्या हो गया, ये आपका होमवर्क हो गया। ओके, होमवर्क हो गया। अब आते हम लोग बात करते हैं होमवर्क। सब लोग बहुत ध्यान से देखना, होमवर्क में बहुत वो 3 पास नहीं करना चाहिए। ठीक है, नाइजीरिया की कैपिटल का यहाँ पे नाम लिखा है, ये अबूजा क्या है, नाइजीरिया की आपकी कैपिटल है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं राजधानी है, ये अबूजा राजधानी है। देखो होता क्या है, मोदी जी नाइजीरिया जाएंगे, ठीक है, और जब नाइजीरिया जाते हैं, ठीक है, यहां पे क्या है कि वो अबूजा पहुंचते हैं। अबूजा क्या है, नाइजीरिया की कैपिटल है, तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो उनका खूब स्वागत होता है, खूब स्वागत होगा। ठीक है, जब मोदी जी यहाँ पे जाते हैं तो उनको एक अवार्ड, इनको एक सम्मान, भाई मोदी जी को सभी देश का करें अपना जो सबसे महत्वपूर्ण सम्मान है उससे सम्मानित करें, तो यहाँ पे एक अवार्ड दिया गया। हालांकि ये नाइजीरिया का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान नहीं है, ये नाइजीरिया का सेकेंड लार्जेस्ट, दूसरा बड़ा, सेकेंड लार्जेस्ट, या हम लोग कह सकते हैं दूसरा बड़ा क्या है सम्मान है। इस सम्मान का नाम क्या है, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। तो ये नाइजर वर्ड ही बता रहा है कि क्या ये नाइजीरिया का है, लेकिन आपसे क्या बताएगा, क्योंकि मोदी जी को हर जगह उस देश का सबसे
बड़ा सम्मान मिला, ये दूसरा बड़ा नागरिक सम्मान है। आप बोलोगे ये तो सर मोदी जी की बेइज्जती होगी। बेइज्जती नहीं होगी मेरे भाई, यहां पढ़ोगे तो मोदी जी की इज्जत समझ में आएगी। यानी क्या है, अब ये सम्मान पाने वाले मोदी जी सेकेंड यानी दूसरे फॉरेन लीडर यानी विदेशी नेता बन गया, दूसरे एफएल यानी फॉरेन लीडर बन गया। अब इसके पहले इसको किसे दिया गया है, तो महारानी एलिजाबेथ को दिया गया था। इसके पहले महारानी एलिजाबेथ, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, हाल ही में नहीं समय हुआ निधन हुए, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को दिया गया। कब? 1969 में दिया गया था, बहुत लंबा समय हुआ। और इसके बाद से कोई फॉरेन लीडर है जिसको ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर मिला है, तो वो कौन है? वो अपने नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी है, अपने प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, ये चीज हम लोग देख लें। अब देखो हम लोग यार, हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फ्लड की इस वक्त दिक्कत से कौन जूझ रहा है? नाइजीरिया फ्लड की दिक्कत से जूझ रहा है। तो भाई फ्लड की दिक्कत आगे जैसे प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी तो वहां पे खाद्य सामग्री की दिक्कत आ जाएगी। तो नाइजीरिया लोगों की मदद करने के लिए 20 टन राहत सामग्री भोजन द्वारा भेजे जाने की घोषणा की गई। कितना? 20 टन राहत सामग्री पहुंचाएगी। ये भारत ने क्या की घोषणा की? भारत ने राहत सामग्री की घोषणा की, राहत सामग्री की घोषणा की। ओके, आगे बात समझ में। मोदी जी ब्राजील जाते हैं, तो ब्राजील तो हमने पहले ही पढ़ लिया। ब्राजील क्यों जाते हैं? तो ब्राजील जाते हैं G20 की मीटिंग में, और यहां पे निकले तो गुयाना की भी यात्रा करते हैं। कहां की? गुयाना की यात्रा करते हैं। अब देखो गुयाना देखोगे तो आपको साउथ अमेरिकन कंट्री आपको दिखेगी कि किसके बारे में? वो आपकी है गुयाना। ये देखो, आपको एक एक चीज मेरे भाई इसी तरीके से जैसे मैं कराता हूं ना कि एक एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग, वो मजा आएगा। ठीक है, आपको खुद लगेगा कि थोड़ा सा मेरे डेली बेसिस पे क्लास क्यों, थोड़ा सा क्लासेस मेरे पास ऑलरेडी थोड़ा पेंडिंग है मास्टर क्लासेस की, वहां पे बहुत बढ़िया तरीके से आपकी क्विक रिवीजन करा रहे हैं आरओ की। जो भी मेरे दोस्त आरओ दे रहे हैं, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, यार आप मास्टर क्लास के थ्रू अपनी क्लास की रिवीजन कर जाओ, आपको खुद समझ में आएगा। आप कोई टेस्ट उठा के देखो किसी भी इंस्टीट्यूट का, आपको समझ में आएगा कि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। आप देखो यहाँ पे गुयाना, ये आपकी कैरेबियन सी दिख रहा है, तो गुयाना क्या करिए आपकी कैरेबियन सी से, या हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे देखो नॉर्थ अटलांटिक सी से आपकी बाउंड्री बनाती है। ठीक है, देखो यहाँ पे हो गया गुयाना, तो गुयाना क्या हो गया? साउथ अमेरिकन कंट्री हो गया। ये क्या लैंड लॉक कंट्री है? तो नहीं, साउथ अमेरिका में केवल 2 ही कंट्री ऐसी हैं जो कि लैंड लॉक्ड है। आप यहां पे देखो बहुत ध्यान से, ये आपका गुयाना हो गया जहां मोदी जी गए थे। ठीक है, गुयाना, गुयाना, और गुयाना की कैपिटल क्या है? तो जॉर्ज टाउन है। जॉर्ज टाउन जो है वो गुयाना की कैपिटल है। ठीक है, जानना, वो गुयाना की कैपिटल है। मुझे लाना पड़ेगा इधर में। ठीक है, ये ऐसे जूम पे दिख नहीं दिखेगा। चलिए, ये गुयाना आपको दिख रहा होगा ना, मैं यहां लिख देता हूं। ये आपका हो गया गुयाना, इसकी कैपिटल क्या हो गई? जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन कैपिटल हो गई। और भाई ये आपको अमेजन रिवर बेसिन दिख रहा है, इधर क्या है? अमेजन रिवर बेसिन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बहुत फर्टाइल बेसिन है, ये बहुत फर्टाइल बेसिन है। फिर आपको इसके बाद से आप आओ तो यहाँ पे आपको पराग्वे दिख रहा होगा। देखो पराग्वे क्या है? एक लैंड लॉक कंट्री है। देखो यहाँ पे, ठीक है, पराग्वे क्या है? एक लैंड लॉक कंट्री है। इतना ही नहीं, आपको यहाँ पे एक कंट्री दिख रही होगी, इस कंट्री का नाम है बोल्विया। देखो ये बोल्विया भी क्या है? आपको एक लैंड लॉक कंट्री दिखाई पड़ी। क्या हुआ? बोल्विया भी क्या आपको एक लैंड लॉक कंट्री दिखाई पड़ेगी। देखो यहाँ पे लैंड लॉक, तो यहाँ पे कुल टोटल 2 लैंड लॉक कंट्री हैं। क्या कंक्लूजन निकलेगा कि यहाँ पे टोटल 2 लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, लैंड लॉक कंट्री हैं। ठीक है, रेडी रहना आप लोग। ठीक है, ध्यान रखो, ये चीज हम लोग दिमाग में रखेंगे। अच्छा, इसको हम लोग डिलीट करते हैं। अब इसको डिलीट कर दिए। अब समझो, तो मोदी जी यहां से कहां गए? गुयाना गए। गुयाना के बारे में आपको बता दूं, गुयाना साउथ अमेरिका का इकलौता ऐसा नेशन है, इकलौता ऐसा राष्ट्र है जिसने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज को इंग्लिश रखा है। इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज किसका? गुयाना का। तो गुयाना का क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? गुयाना का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। ठीक है, गुयाना का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। ये देखो, ये आपको गुयाना हो गया।
तो हमने एक तो इसका कैपिटल देखा, कैपिटल क्या देखा, कैपिटल देखा जॉर्जटाउन, जॉर्जटाउन। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, ठीक है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, ये हमने देख लिया, ठीक है। गुयाना आपकी मिनरल्स में बॉक्साइट के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है, ठीक है, बॉक्साइट के लिए आपकी जानी जाती है गुयाना। पेपर में ये सब यूपीपीसीएस में आ चुका है क्वेश्चन, मैं केवल वही फैक्ट्स करा रहा हूं जो यूपीपीसीएस में आ चुका है। जॉर्जटाउन भी पूछ सका है, ऑफिशियल लैंग्वेज भी पूछ सका है, बॉक्साइट भी हो जाता है। ये मत सोचना कि सर ये तो पूछा नहीं, ये तो पूछा नहीं, ये तीनों फैक्ट्स पूछ चुके हैं। तो गुयाना के बारे में 3 फैक्ट ट्रेडिशनली आए हुए हैं। अब आते हैं हम लोग गुयाना वाला जो कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं क्या है गुयाना वाला। तो कह रहे हैं मोदी जी गुयाना पे यहाँ पे याद रखिए, तो भाई कैपिटल में जॉर्जटाउन में बहुत स्वागत किया गया, किसने, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो कि इनके राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बहुत स्वागत किया। तो मोदी जी क्या क्या बातचीत मोदी जी से इनकी चलती है वो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे एक सम्मेलन होने वाला था, अभी मुझे मैप दोबारा दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे कैरिकॉम सम्मेलन था, देखो यहाँ पे कैरिकॉम, अब तक ये दूसरा कैरिकॉम सम्मेलन है, इंडिया कैरिकॉम समिट। तो गुयाना में क्या है, इंडिया कैरिकॉम समिट होने वाला था, और इसी इंडिया कैरिकॉम समिट में जॉर्जटाउन में हो रहा था, मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया। इसमें कैरिकॉम में क्या देखा, CAR का, तो इसमें CAR का मतलब क्या है, कैरिबियन, तो यहाँ पे, और आई से इंडिया, तो यहाँ पे कैरिबियन इंडिया, कैरिबियन और इंडिया जो कम्युनिटीज मतलब उनकी एक सम्मेलन है, समझ जाओ, कैरिबियन और इंडिया का क्या है, एक सम्मेलन है। तो यहाँ पे आप कैरिबियन, जितने भी आपको कैरिबियन द्वीप की कंट्री देखेंगे, उन सबके राष्ट्र शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष ने पार्टिसिपेट किया था इसमें, ठीक है। पहला आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि पहला जो कैरिकॉम सम्मेलन हुआ था कहाँ पे हुआ था, तो इंडिया कैरिकॉम सम्मेलन जो पहला हुआ था वो न्यूयॉर्क में हुआ था। दूसरा कहाँ पे हुआ, तो गुयाना की जॉर्जटाउन हुआ। तीसरा भारत सरकार ने कहा कि भाई कि आप हमारे यहाँ मनाओ, तीसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन हमारे यहाँ भारत में करने की घोषणा की गई, ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, मोदी जी यहां भी जाएंगे और यहां भी अवार्ड पाएंगे, मोदी जी जाएंगे यहां भी और यहां भी अवार्ड पाते हैं। क्या नाम पाते हैं, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, जो कि क्या है, जो कि गुयाना का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। मोदी जी इससे सम्मानित हो चुके हैं, मोदी जी इससे सम्मानित होंगे। 8 अप्रैल तक कुल 22 देशों के अंतरराष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित हो चुके थे, ठीक है, ध्यान देना। द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से कौन सम्मानित हुआ, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया। कहा, गुयाना, ठीक, इसका ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस का संबंध कहां से है, तो गुयाना के राष्ट्रपति ने इनको सम्मानित किया, गुयाना। आगे बस में ये चीज इतना दिमाग में रखना, इतना से हमारा काम चल जाएगा, आपका इतना से काम चल जाएगा। हमको थोड़े से कैरिबियन जो कंट्रीज है उनको ध्यान देना होगा। देखो यहाँ पे आपका सम्मेलन हुआ, अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कैरिबियन सी में आपका ये ट्रिनिडाड दिख रहा है, टोबैगो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ग्रेनेडा दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सेंट विंसेंट दिख रहा है आपका, ठीक है, ये सेंट आपका लूसिया है, ये आपका, ठीक है, मार्टिनिक्यू है, ये डोमिनिका है। तो ये सब क्या है, ये सब आपकी बेसिकली अभी बारबाडोस, हमको पता होगा भाई बारबाडोस कहाँ पे स्थित है, इनमें से कहीं आपको बताओ कहीं बारबाडोस दिख रहा है, ठीक है। बारबाडोस में हमने क्या देखा था भाई, ये देखो ध्यान से, बारबाडोस में हमने अपने वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है, और यहाँ पे एक साइक्लोन आ गया था जिसकी वजह से टीम को हमारे यहाँ रुकना पड़ा, फिर भारत आई थी, ठीक है। तो कैरिबियन सी की कंट्रीज हो गई, कैरिबियन सी की, इसी तरह मैंने ओशिनियाई कंट्री आपको तैयार कराया था, इसी तरह मैंने ओशिनियाई कंट्री मास्टर क्लास में आपको तैयार कराया है, ठीक है, ध्यान देना। आते हैं यहां भी तैयार कराया, समय की केवल मास्टर क्लास में तैयार कराया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग इंडेक्स 2024, इसको देखते हैं, पेज नंबर 66, ठीक है। यहां पे देखिए पहली बात कि भाई ये किसके द्वारा जारी किया गया, ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया, तो अंतरराष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संगठन के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया गया, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025, अंतरराष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई। ये रैंकिंग कहते क्या है कि भाई कि या फिर क्या है, पावर रैंकिंग है, तो भाई रक्षा पे कौन कितना खर्च करा, किसकी रक्षा पे क्या तैयारी है, उसको लेकर बताते हैं। तो कहता है पहले मैं ग्लोबली बात करूं तो वैश्विक जीडीपी का, ग्लोबली अगर हम लोग जीडीपी की बात करें तो ग्लोबली जीडीपी का 1.9% कह रहा है, रक्षा खर्च का औसत हिस्सा बढ़कर अब कितना हो गया, 1.9% हो गया है। अब लगभग 2% हिस्सा यानी 1.9% हिस्सा लोग क्या कर रहे हैं, अपने रक्षा बजट का, रक्षा बजट पे खर्च कर रहे हैं, ठीक है। और ये वृद्धि जो आपको दर्ज की गई है, ये यूरोपियन कंट्री हो, मिडिल ईस्ट हो, मीना से एरिया हो, एशिया हो, क्योंकि वार का कंडीशन है भाई, उधर रशिया और यूक्रेन भिड़ा पड़ा है, इधर इजराइल और फिलिस्तीन मिला पड़ा है, ठीक है,
अमेरिका जब चाहे तब किसको धमकी दे देता है, ठीक है। पाकिस्तान भारत के नाक में दम करेगा तो हम भी 10-20 बम इसको मार देते हैं, ठीक है। तो कहने मतलब क्या है कि अशांति का क्षेत्र बढ़ रहा है, ठीक है। इसी के लिए इस इंडेक्स को जारी किया गया। अब इस इंडेक्स में देखेंगे जो ये आपका ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग इंडेक्स है, इस इंडेक्स में पहले रैंक पे कौन स्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए पहले रैंक पे स्थित है। यूएसए का रक्षा बजट सर्वाधिक है, लगभग 895 यानी 895 अरब डॉलर रक्षा बजट है किसका, अमेरिका का। तो अमेरिका का रक्षा बजट सर्वाधिक है, फिर चाइना का रक्षा बजट है, फिर रशिया का रक्षा बजट है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन वार चल रहा है तो रशिया का ने अपना रक्षा बजट इसलिए बढ़ा दिया है, और चौथे पे भारत है। तो रक्षा बजट के मामले में भारत चौथे नंबर पे स्थित है, और पाकिस्तान रक्षा बजट के मामले में 12वें नंबर पे स्थित है। पाकिस्तान की रैंकिंग कितनी है, पाक की रैंकिंग यहाँ पे लिखी भी गई होगी, देखिए आप लिखिए, पाकिस्तान पहले 9वें नंबर पर, 12वें नंबर पे, ठीक है। तो रक्षा बजट पे जो खर्च है भारत लगभग 75 अरब डॉलर का करता है, कितना, 75 अरब डॉलर का। तो हमको ये डाटा पता रहना चाहिए, हमारा काम यहां से हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्या है, ठीक है। अगला क्या है, दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग, इसको देखते हैं। तो देखो यहाँ पे दुनिया की सबसे लंबी जो एक्सप्रेसवे सुरंग का भी निर्माण हुआ, वो कहाँ पे हुआ है, वो आपके चीन में इसका निर्माण हुआ है। चीन ने क्या किया है, तियानसान सिंगनी सुरंग का निर्माण पूरा कर लिया है। चीन ने तियांगसान सिंगली सुरंग का निर्माण पूरा कर लिया है, ठीक है। ये बेसिकली तियांगसान ग्लेशियर है, वहीं बनाया है, ठीक है। कितना किलोमीटर लंबी है, तो 22.13 किलोमीटर इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है भाई, लंबाई इसकी कितनी है, तो 22 किलोमीटर से अधिक है, यानी 22.13 किलोमीटर लंबी है। और अमरुचि यूली एक्सप्रेसवे का ये एक हिस्सा है, बेसिकली यहाँ पे तियानसान ग्लेशियर के इर्द गिर्द उमरुचि यूली एक्सप्रेसवे थी। तो इसी एक्सप्रेसवे के एक हिस्से के रूप में एक एक्सप्रेसवे टनल है, ध्यान देना, ये आपकी एक एक्सप्रेसवे टनल है, देखो यहाँ पे लिखा है ये एक एक्सप्रेसवे टनल है, ठीक है। इसको इस परियोजना को 2020 में यानी वर्ष 2020 में कोविड जब दुनिया में ये फैला चुका था, तो अपने एक्सप्रेसवे सुरंग बना रहा था और दुनिया को कोविड में फंसा दिया था, ठीक है। ध्यान देना, देखो यहाँ पे 2020 में इसको स्टार्ट किया गया था, और ये क्या है, बन के तैयार हो गया। तुमको बस ये चीज याद रखना है। ब्राजील के बारे में बस ये चीज मालूम है कि ब्राजील क्या हुआ, अभी ओपेक ग्रुप का मेंबर बन गया। ब्राजील क्या है, ओपेक ग्रुप का मेंबर बन गया है, ये हमको दिमाग में रखना है कि ओपेक प्लस समूह का ब्राजील मेंबर बन गया है, ठीक है। अब बात आती है कि ये निर्णय के संदर्भ में कि ब्राजील ने ये निर्णय कब लिया, तो ये निर्णय ऐसे समय लिया गया जब ब्राजील, देखो ब्राजील ओपेक प्लस का मेंबर है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान देना भाई, ओपेक प्लस कंट्री कौन है, ओपेक प्लस कंट्री बेसिकली वो है जो क्रूड ऑयल्स ज्यादा क्या करती है, का उत्पादन करती हैं। जैसे क्रूड ऑयल के उत्पादन के मामले में जो आपका ब्राजील है वो 7वां स्थान ग्रहण करता है, और विश्व का 4% जो आपका तेल उत्पादन है, क्रूड ऑयल्स का उत्पादन है, वो खुद करता है। कौन, ब्राजील, 7वीं रैंक है इसका, ओपेक प्लस का मेंबर बन गया। तो ओपेक का काम क्या हो गया भाई, कि तेल उत्पादन को बढ़ावा देना, कच्चे तेल का, यानी, और ये कैसा तेल है, ये नवीकरणीय ऊर्जा का सोर्स है या गैर नवीकरणीय, तो गैर नवीकरणीय। इन्वायरमेंट की पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है कि निगेटिव, तो निगेटिव इंपैक्ट डालता है। और COP30 जो कि नवंबर 2025 में होने वाला है, किसका, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो 30वां होने वाला है, वो कहाँ होने वाला है, वो ब्राजील में होने वाला है। तो एक तरफ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का क्या अध्यक्षता कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ओपेक प्लस का हिस्सा बन जा रहा है। तो यही कह रहा है डिलीमा की स्थिति है, ये द्वंद्व की स्थिति है, ये द्वितरफा स्थिति है, ठीक है, ध्यान देना। तो एक तो पीटी का डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाने वाला है, तो वो किया जाने वाला है आपके ब्राजील में। कहां पे, ब्राजील में, ओके। ये हो गया नहीं, इसको तो देख ही लिया। अच्छा, अब थोड़ा सा ओपेक प्लस की बात यहां पे कर रहे हैं। कह रहे भाई ओपेक प्लस में जब ब्राजील एंट्री नहीं हुआ था तो कुल 22 कंट्री थी, चूंकि ब्राजील एंट्री कर गया है तो ओपेक प्लस में एक कंट्री ऐड हो गया। अब यहां पे टोटल कंट्री की संख्या कितनी होगी, 23 हो गई है, 23 कंट्री हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आएंगे, करेक्ट, टाइम हायर एजुकेशन रेपुटेशन रैंकिंग आई है, इसको देखेंगे। तो टाइम हायर एजुकेशन जो आपकी वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग आई है, इसमें टॉप इंस्टीट्यूट्स को हम लोग को ध्यान देना है, टॉप इंस्टीट्यूट्स को ध्यान देना है। तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय 14वें स्थान पे, ध्यान देना करा कि सॉरी 14वें वर्ष ऐसा है, लगातार 14वां वर्ष ऐसा है कि हार्वर्ड द वर्ल्ड, ध्यान, टाइम हायर एजुकेशन की वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग इंडेक्स में हार्वर्ड क्या है, हार्वर्ड टॉप फर्स्ट रैंक पे स्थित है। लगातार 14वां साल है जब हार्वर्ड सर्वोच्च स्थान पे स्थित है। दूसरे रैंक पे यहां पे आपका कौन स्थित है, तो ऑक्सफोर्ड और MIT
मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, ठीक है। तो पहले पे हार्वर्ड और दूसरे पे ऑक्सफोर्ड और MIT स्थित है, ठीक है। भारत के इस साल कुल 4 प्रमुख संस्थान हैं, लेकिन ध्यान रखना उन संस्थानों की स्थिति में गिरावट आई है। आप बोलोगे कि सर कि जो टाइम हायर एजुकेशन रेपुटेशन इंडेक्स है, इसमें जो पहले 4 इंस्टीट्यूट थे, क्या वही सारे 4 इंस्टीट्यूट अभी भी हैं? तो ध्यान रखना इसमें क्या होता है कि बेसिकली ग्रुपिंग की जाती है कि 100 से 125 वाले ग्रुपिंग के बीच में ये इंस्टीट्यूट्स हैं, ये 125 से 150 वाले ग्रुप में है, ये 151 से 175 वाले ग्रुप में है। तो ऐसे ग्रुपिंग से क्यों चलती है? तो सारे भारत के इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है, और भारत का एक इंस्टीट्यूट जो पहले इस रेपुटेशन इंडेक्स में शामिल था, अब शामिल नहीं हुआ, अब ग्रुप से बाहर हो गया है। अब देखते हैं, ठीक है। टॉप कंट्रीज तुमने देख लिया। जो 4 हैं उनमें आपका रैंक 1 पे कौन है? IISc बेंगलुरु है। ध्यान रखना आपका अभी QS वाले में अक्सर बॉम्बे टॉप पे रहता है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आपका बॉम्बे, IIT बॉम्बे टॉप पे रहता है। द टाइम्स हायर में कौन है? बेंगलुरु टॉप पे। बेंगलुरु देखो पहले 101 से 125 की ग्रुप्स में था, बट अब ये 201 से 300 के ग्रुप में चला गया, ठीक है। ध्यान देना, तो बेंगलुरु की भी यानी रैंकिंग में IISc बेंगलुरु की रैंकिंग में गिरावट आई। IIT दिल्ली इसके बाद से इसमें शामिल है 201 से तीनों 201 से 300 के बीच में जो इंस्टीट्यूट शामिल है, चाहे IISc बेंगलुरु है, IIT दिल्ली हो या IIT मद्रास हो, ये तीनों। IIT बॉम्बे पहले शामिल था, अब इस लिस्ट से बाहर हो चुका है। तो वो कौन सा इंस्टीट्यूट है जो पहले इसमें इस लिंक में शामिल था बट अब बाहर हो चुका है? तो उस इंस्टीट्यूट का नाम है, उस संस्थान का नाम है IIT बॉम्बे। जबकि यही IIT बॉम्बे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पे आता है। और यहाँ पे ओ अनुसंधान जो आपका भुवनेश्वर का ओ अनुसंधान है, बेसिकली ये इसमें शामिल किया गया है, इसमें शामिल हो गया है। शिक्षा ओ अनुसंधान इसमें शामिल हो गया, शिक्षा ओ अनुसंधान इसमें शामिल हो गया है। ये भुवनेश्वर, उड़ीसा भुवनेश्वर की एक इनिशिएटिव है, ये इसमें शामिल हुआ है। तो जो 4 इंस्टीट्यूट है उसमें IISc बेंगलुरु, IIT दिल्ली, IIT मद्रास और उड़ीसा का शिक्षा ओ अनुसंधान, ठीक है, इसमें शामिल कर लिया गया है, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी 100 महिलाओं की सूची, मतलब जो पावरफुल महिलाएं हैं उनकी सूची जारी की गई है, ठीक है। भारत की कह रहा कि इस सूची में कुल 3 भारतीय महिलाएं शामिल है। पहले ध्यान देना कि इस 2025 की इस सूची में टोटल 3 भारतीय महिलाएं शामिल हैं। तो एक तो वो उन 3 भारतीय महिलाओं को हमको नाम पूछ सकता है, नाम आ सकता है। तो उन 3 भारतीय महिलाओं का पहले तो नाम देखते हैं, पहले 3 भारतीय जो महिलाएं हैं उन्हीं का नाम देखते हैं। तो देखो 3 भारतीय महिलाओं का जो नाम है उनमें आपका पहला नाम है निर्मला सीतारमण जी का नाम, निर्मला सीतारमण जी का नाम है। दूसरा ध्यान देना, जो दूसरा नाम है जो आपका इस रैंकिंग में जो आपकी दूसरी नाम है, वो नाम आपका किसका है? वो आपका रोशनी नादर मल्होत्रा जी का नाम है। वो किसका नाम है? वो रोशनी नादर मल्होत्रा जी का नाम है। रोशनी नादर मल्होत्रा जी का नाम है। और जो तीसरा है दादा, जो तीसरा इसमें नाम शामिल हो गया है दादा, वो किसका नाम है? तो दादा वो किरण मजुमदार शाह। यही लोग पहले से भी थे, किरण मजुमदार शाह, किरण मजुमदार, ठीक है, शॉ, किरण मजुमदार शॉ का नाम इसमें शामिल है। निर्मला सीतारमण को कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई है? तो निर्मला सीतारमण इसमें 28 रैंक पे है, किरण मजुमदार 81वीं रैंकिंग पे है, सॉरी रोशनी मजुमदार 81वीं, और ये 82वीं रैंकिंग पे शामिल है। कितनी? 82 रैंक पे शामिल है। अब देखो भाई निर्मला सीतारमण ने क्या किया कि भाई कि अब इनके कार्यकाल में 4th रैंक पे भारत चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गई है। ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। 4 ट्रिलियन की लगभग भारत इकोनॉमी बन गई इनके ड्यूरेशन में, ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रोशनी नादर मल्होत्रा क्या है? HCL टेक्नोलॉजी की हेड है, HCL टेक्नोलॉजी की हेड है। किरण मजुमदार साहब क्या है? बायोकॉम की संस्थापक हैं। अब तो हमने देखा भारतीय महिला जो टॉप पे है, भारतीय महिला जो सर्वाधिक शक्तिशाली है, वर्ल्ड में जो सर्वाधिक शक्तिशाली महिला है उसमें नाम आपका किसका है? उसमें नाम है उर्सुला वॉन डेर लेयन का, ठीक है, वॉन डेर लेयन का, जो कि यूरोपियन यूनियन की क्या है? अध्यक्ष है। ये क्या है? EU की, यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षा है। कौन? उर्सुला वॉन डेर लेयन। दूसरे नंबर पे क्या है? अब दूसरे नंबर पे आपका यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्षता, उनका नाम है क्रिस्टेलिना लेगार्ड। यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष है, दूसरे नंबर पे ये है, ठीक है। तो पहले दूसरे पे कौन है ये हमने देख लिया, और उसके बाद से हमने क्या किया, यहाँ पे आप देखो उसके बाद से चाहो तो तीसरे पे जॉर्जिया मेलोनी है, चौथे पे आपकी क्लाउडिया सिनबॉम है जो कि मैक्सिको की हैं, 5वें पे मैरी बारा है, ठीक है,
जनरल मोटर्स के सीईओ हैं, बट हमको टॉप 2 बहुत हो गया हमारे लिए याद करना, और बहुत ज्यादा नहीं। इसके बाद से अगला क्या करा है, अगला करा है मेटा की सबसे लंबी सबसिकेबल परियोजना वाटर वर्थ, ये देखना। ठीक है, तो एक तो क्या हो सकता है कि सबसिकेबल परियोजना क्या है। ठीक है, तो भाई नया दौर क्या है, एआई का दौर है, तो जाहिर सी बात है हायर स्पीड इंटरनेट का दौर है। मेटा क्या हमको पता है भाई कि फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसकी हेड है कौन, आपकी मेटा। तो एक तो आ सकता है कि भाई कि प्रोजेक्ट वाटर वर्थ का वर्थ किसने स्टार्ट किया, या प्रोजेक्ट वाटर वर्थ की घोषणा किसने की, तो भाई आंसर आ जाएगा मेटा ने घोषणा की। किसने घोषणा की, मेटा ने घोषणा की। एक तो आंसर सिंपल सा आ गया। अब इस मेटा की जो घोषणा की गई, इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है इसकी घोषणा का, तो कह रहा है इस घोषणा का उद्देश्य बेसिकली जो है वो ये है कि दुनिया की सबसे लंबी उच्चतम क्षमता वाली, मान एक तो सबसे दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट और इसकी जो कैपेसिटी है हाईएस्ट कैपेसिटी वाली सबसिकेबल प्रणाली स्थापित करना, ताकि जो डिजिटल बुनियादी ढांचा है उसको और मजबूत किया जाए। पृथ्वी की परिधि से लेकर करा, जो पृथ्वी की परिधि से भी अधिक लंबी लगभग 50,000 किलोमीटर की ये एक परियोजना है। ठीक है, एक केबल परियोजना है। ठीक है, ध्यान रखना ये परियोजना किस किस देशों में लागू होगी, मतलब प्रोजेक्ट वाटर वर्थ किस किस देश में लागू होगी, तो अमेरिका, ठीक है, भारत 2, ब्राजील 3, दक्षिण अफ्रीका 4, ऑस्ट्रेलिया 5, इन 5 महाद्वीपों को छोड़ेगी। ठीक है, ध्यान रखना, यानी अमेरिकी, ठीक है, महाद्वीप हो गया, भारत से एशिया हो गया, ठीक है, दक्षिण एशिया हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया ब्राजील की वजह से, अफ्रीकन हो गया और ऑस्ट्रेलियन, ये 5 महाद्वीप को 5 कॉन्टिनेंट को आपको वो करेगी। अब आप चाहो तो ये भी बता सकते हो कि बड़े जो महाद्वीप है उनको अरेंज करो उनकी क्षेत्रफल के हिसाब से, आप चाहो तो उनका एक हमको डाटा दे सकते हो। ठीक है, 2030 तक इस परियोजना की पूरी होने की संभावना है। कब तक, 2030 तक चांसेस है कि ये परियोजना क्या है, पूरा आ जाए। तो किस ईयर तक पूरा आ जाएगा ये है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बता रहा है कि भाई ये परियोजना है क्या, खैर ऊपर बताया भी है, बट ये बोला है कि हम इस परियोजना के तहत किया जाएगा कि उच्च क्षमता वाले जो ऑप्टिकल फाइबर्स है वो समुद्र के नीचे क्या किए जाएंगे, बिछाए जाएंगे। ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट आपका है, ठीक है, वो आपका है मिजराना 1, जो कि विश्व की पहली क्वांटम चिप है। मिजराना 1 विश्व की पहली क्वांटम चिप, इसको देखते हैं मिजराना 1। तो बात आती है कि इस मिजराना 1 को किसने बनाया, तो माइक्रोसॉफ्ट ने। ध्यान देना, माइक्रोसॉफ्ट ने मिजराना 1 नामक क्या की है, चिप प्रस्तुत की है। तो बनाया किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने। कह रहा है जो टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर द्वारा संचालित विश्व की पहली क्वांटम चिप है। मिजराना 1 क्या है, टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर द्वारा संचालित विश्व की पहली क्वांटम चिप है, जिसका उद्देश्य क्या है, क्वांटम कंप्यूटरिंग में एक क्रांति लेके आना, एक क्रांति लेके आना। यह इंडिया आर्सेनाइड और एल्यूमिनियम से बना है। यह इंडिया आर्सेनाइड, ठीक है, और एल्यूमिनियम से बना है। ठीक है, जानना इसके बारे में एक अगली विशेषता। इस चिप की विशेषता क्या है, ये मेजराना ठीक है, फर्मियन पर आधारित है। बस सिंपल एक फैक्ट याद करना, मेजराना फर्मियन क्या होता है आपके लिए बहुत जरूरी नहीं है, पेपर में यूपीपीसीएस इस चीज को नहीं पूछती है। ठीक है, तो जो पुराने सुपर कंप्यूटर्स थे वो बाइनरी नंबर्स पे काम करते थे, यानी बेसिकली जो पारंपरिक कंप्यूटर्स थे, पुराने नहीं बोलेंगे, मतलब सुपर कंप्यूटर नहीं बोलेंगे, जो पारंपरिक कंप्यूटर्स होते हैं वो बाइनरी बीट्स पे, बाइनरी बीट्स यानी 0 to 1 के बीच में काम करते हैं। और जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं इनके में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, ये क्यूबिट्स पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं, क्यूबिट्स पे। तो आपको बस इतना याद रखना है कि मिजराना 1 क्या है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप, ठीक है, एक विश्व का पहला क्वांटम चिप है। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना, जो कि मिजराना फर्मियम पर आधारित है। नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, चागोस द्वीप समूह। आपको चागोस द्वीप समूह आपको दिखाऊंगा। अभी बोला गया कि भाई इसको क्या किया जाएगा, मॉरिशस को सौंप दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, पहले समझो। इंटरनेशनल कोर्ट ने क्या किया, बोला भाई कि एक काम करो, चागोस द्वीप आप क्या करो, मॉरिशस को दे दीजिए। इस बात को बोला गया, मॉरिशस यूके ने इस द्वीप को दे दिया था बेसिकली यूएसए को यूज करने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बोल भी रहा है 1960 करा है, 1965 में मॉरिशस से द्वीपों को अलग कर दिया गया था। मॉरिशस का हिस्सा था आपका चागोस द्वीप, ठीक है, बट मॉरिशस से 1965 में इसको अलग कर दिया गया, जिससे जब इसको आजादी मिली तो इनके हाथ में नहीं गई, और जो भी यहाँ पे चागोस में जो भी मॉरिशस के लोग थे उनको निकाल दिया गया ब्रिटेन के लोगों ने। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, यही पे फिर आगे क्या बोला है, करा 1970 के दशक के शुरुआत में सबसे बड़े द्वीप, सबसे बड़े द्वीप डिएगो गार्सिया पर एयरबेस बनाने के लिए भी यहां से बहुत सारे लोगों को निकाला गया।
डिएगो गार्सिया भी बगल में ही है, ठीक है। और डिएगो गार्सिया की जिम्मेदारी किसको लीज पे दी गई है, तो यूएसए को लीज पे दी गई है। तो ये बोला गया ठीक है चागोस द्वीप समूह आपको दे देंगे, लेकिन डिएगो गार्सिया आप हमको फिर से 99 वर्ष के लिए क्या करिए, लीज पे हमको दे दीजिए, ठीक है। आप एक बार चागोस आप जैसे जूम करोगे मेडागास्कर के पास, ठीक है, आपको क्या दिख जाएगा, आपको मॉरिशस दिख जाएगा। वहीं थोड़ा नॉर्दर्न में जाओगे आपको चागोस दिख जाएगा, वहीं उसके बगल में ही डिएगो गार्सिया आपको दिखेगा, एकदम सटी डिएगो गार्सिया आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आपको और पेपर में हिंद महासागर के जो द्वीप समूह हैं उनके बारे में क्वेश्चन बन के आता भी है। और देखो यहीं से हमारा समाप्त हो गया आर्थिक घटनाक्रम, चूंकि ऑलरेडी रमन सर ने आपको करा दिया है, ठीक है। तो आर्थिक घटनाक्रम समाप्त हो गया। इसके से साइंस मैंने आपको करा दिया है, तो आपका साइंस समाप्त हो गया। देखो ये सब साइंस मैंने आपको करा दिया, तो ये सब आपका समाप्त हो गया। अब इसी के साथ हम कहाँ पहुंच गए हैं, हम पहुंच गए उत्तर प्रदेश समसामयिकी पे, पेज नंबर 122। इसको हम लोग क्या करते हैं, कल देख लेंगे। और कल तो नहीं, मतलब जब भी देखेंगे एक ही क्लास में इसको समाप्त कर दूंगा, इसको बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, 5 पेज का है, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका करंट अफेयर समाप्त हो गया। अब आप इस करंट अफेयर को लेकर लोड मत लो, ठीक है। अब समझ लो निशांत सर ने 6 मंथली समाप्त कर दिए। अब आपको जो बचा है ना वो बहुत फैक्चुअली बचा है, और इसको हम लोग धीरे धीरे समाप्त करेंगे, 3-4 क्लासेस में समाप्त कर देंगे। 3 क्लास मानिए चलो, 3 से 4 क्लास में समाप्त करेंगे, क्योंकि संक्षिप्त में 2 क्लास लगेगी और 1 क्लास यहाँ पे। तो 3 मैं मान के चलो कि 3 क्लास में आपकी पूरी 6 मंथली समाप्त हो जाएगी। और देखो मेरा स्पीडली नहीं पढ़ाने के पीछे का रीजन ये था कि मैं धीरे धीरे काम करूंगा और आप लोग अपना काम करते चलोगे, ठीक है। अब मैं इसके रिवीजन को कैसे कराऊंगा, मैं इस पर विचार कर रहा हूं और अच्छे से रिवीजन करा दूंगा, एक एक फैक्ट याद कर दूंगा, एकदम निश्चिंत रहो। एक बार आपने बस क्लासेस को देख लेनी है, ठीक है। 8 जून के टेस्ट के लिए आप सब रेडी रहो, मास्टर क्लास के लिए आप लोग रेडी रहो, मास्टर क्लास आप लोग ज्वाइन करो। वन ऑफ द बेस्ट बैचेस है RO के लिए, क्विक रिवीजन सीरीज है, रिकॉर्डेड बैच है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम की मैनेज करके इसको देख सकते हैं। तो ट्रस्ट करें और जुड़े। RO की टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, आप उससे जुड़ सकते हो। कोई और डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। जय हिंद।